चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास जो बायोलॉजी का चल रहा था वो एक क्लास मैंने कल अपलोड किया था, कल से मैंने शुरू किया था। आज हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एज, यानी कि जो भी एज हम डिसाइड करते हैं, चाहे वो रॉक्स का हो, प्लानेट का हो, चाहे फॉसिल्स का हो या प्लांट्स का हो, उसको किस उस कैलकुलेशन को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रॉक है। तो रॉक पहाड़ों का जो होता है तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, रेडियोलॉजी के माध्यम से उसको पता करते हैं कि ये रॉक पहाड़ कब का है, कितना साल पुराना है। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए। और दूसरा जो है प्लैनेट्स का किससे करते हैं, तो ग्रहों का जो हम लोग करते हैं तो यूरेनियम डेटिंग के साथ करते हैं। आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, उसमें यूरेनियम का नाम सुना होगा। तो प्लैनेट का जो पता लगाते हैं, उसका एज कैलकुलेट करते हैं, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से करते हैं। और रॉक का जो डेट कैलकुलेशन करते हैं वो रेडियोलॉजी के माध्यम से करते हैं। फोसिल जीवाश्मों का जो करते हैं वो कार्बन डेटिंग। फोसिल क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का आपने सुना होगा। उसमें फोसिल्स का जो होता है, जीवाश्म ईंधन का जो फोसिल्स का होता है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से C14 आपने सुना होगा, C14 के माध्यम से हम लोग इसका डेटिंग करते हैं। चौथा है प्लांट्स, यानी कि पादपों का जो एज होता है उसका कैसे पता करते हैं, कितने साल पुराना ये पेड़ है, उसका पता करने के लिए हम लोग सर्कुलर रिंग का करते हैं। किसका करते हैं, सर्कुलर रिंग, वृत्ताकार वलय का। क्या होता है कि अगर ये जो है इसमें कितने रिंग बन रहा है पौधे के जो कटिंग में, उसके अनुसार से नंबर ऑफ रिंग्स प्लांट करते हैं। और डेड क्रोनोलॉजी इसको कहते हैं, डेंड्रोक्रिनोलॉजी कहते हैं। इस रिंग को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और स्टडी ऑफ रॉक को, जब रॉक की पढ़ाई करते हैं तो स्टडी ऑफ रॉक को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें बायोलॉजी का पूरा मिसलेनियस है, सारा है। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, विटामिन के खोजकर्ता फंक थे। कौन थे, फंक थे। फंक, आपको याद रखना है कि विटामिन के खोजकर्ता फंक थे। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो भी विटामिन होता है ना, दो तरह का होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल में आपने याद रखिएगा कि पीसीबी, यानी पीसीबी यहाँ पर लिखा है तो विटामिन पी कुछ नहीं होता है, लेकिन विटामिन सी और बी होता है। पीसीबी इसलिए रख दिए कि साइंस आपने पढ़ा होगा, चाहे कोई भी ब्रांच किया हो, तो पीसीबी, मैथ, केमिस्ट्री, पीसीएम या ऐसे करके लेते हैं ना, तो इसको याद रखने के लिए बस ये ट्रिक है, पीसीबी, यानी कि जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन सी और विटामिन बी होता है, यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी होता है। और ये वाटर सॉल्युबल है तो आपको ये याद रखना है कि विटामिन सी जो है टॉयलेट से निकल जाता है और विटामिन बी किससे निकलता है, पसीने से निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर विटामिन सी और विटामिन बी को रेगुलर लेना चाहिए, उसमें 4-5 दिन 10 दिन का गैप नहीं लाना चाहिए, अधिकतर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है। और गर्मी के दिन में और लेना चाहिए, क्योंकि पसीने के माध्यम से विटामिन बी की कमी हो जाती है और आप जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। और टॉयलेट से भी निकल जाता है विटामिन सी, जो तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, विटामिन सी आंवले में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, विटामिन सी मिर्चा में पाया जाता है, तो आपको खाना चाहिए। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ADEK, तो इसको आप याद रख सकते हैं एडेक से। ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन डी जो कि सूर्य से मिलता है, विटामिन ई, ठीक है, जो कि बालों के लिए महत्वपूर्ण है, स्किन के लिए महत्वपूर्ण है। डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि विटामिन ई खाना चाहिए। विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप एडेक से याद रख सकते हैं, फैट सॉल्युबल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक झलक देख लीजिए कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ठीक है। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन थे, तो मैकुलम थे, मैकुलम। ठीक है, याद रखिएगा, मैकुलम। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन थे, मैकुलम, जो कि सूरज से मिलता है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे, तो हॉपकिंस। ठीक है, विटामिन ए की खोजकर्ता हॉपकिंस। विटामिन ई की खोजकर्ता इवांस एंड बाइसॉप। कौन थे, इवांस एंड बाइसॉप, इवांस एंड बाइसॉप। ठीक है। आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ किडनी। जो स्टडी ऑफ किडनी होता है उसको क्या कहते हैं साइंस में, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। जो किडनी की पढ़ाई करते हैं या किडनी की पढ़ते हैं वो इसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इसको किडनी दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 13 मार्च को किडनी दिवस मनाता है, यानी कि वर्ल्ड किडनी डे 13 मार्च को मनाते हैं। यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो नेफ्रॉन है। यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को कहा जाता है। आप लोग साथ साथ में याद करते जाइएगा, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन एग्जाम में 100% पूछा गया हुआ है। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं, विलियम हार्वे को। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे को। स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट, दिलों का अपने पढ़ाई करता है जो, उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। और हार्ट दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट दिवस 29 सितंबर को, 29 सितंबर को हार्ट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट दिवस मनाया जाता है। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, आपने सेल और टिश्यू, कोशिका पढ़ा होगा। तो कोशिकाओं को मिल करके टिश्यू बनता है, ठीक है। तो उसी की पढ़ाई को, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी। और खोजकर्ता कौन थे, तो मार्सेलो मालपिंगी। कौन थे, मार्सेलो मालपिंगी। कौन थे, मार्सेलो मालपिंगी, आपको याद रखना है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप गाड़ी की चाल किससे मापते हैं, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, ठीक है। तो ऐसे में समुद्र की गहराई जो मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, फैथोमीटर कहते हैं। और एक फैथम मतलब कितना होता है, 6 फीट होता है, यानी कि अगर 10 आया तो 60 फीट गहराई है। इसलिए समुद्र की गहराई मापने का प्रयोग फैथोमीटर, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है BSSC के द्वारा, तो इसको आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि एटम बम का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, ओटो होम ने और ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर तो आप भूलेंगे नहीं क्योंकि एक मूवी भी आया है ओपेनहाइमर। तो एटम बम का आविष्कार ओटो होम ने किया था और ओपेनहाइमर ने किया था, ठीक है। तो आप इससे आपको याद होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जो कि जापान में है वहाँ पर बम सबसे पहले प्रयोग किया था। और सबसे पहले देख लेते हैं कि एटम बम का जो वो होता है, रिएक्शन होता है, वो कैसा होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विघटन होता है। फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन के द्वारा उत्सर्जित होता है, यानी कि नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर ये काम करता है। और ये आपको बता दें कि अगर ये नागासाकी पर और हिरोशिमा पर कब कब जापान पर डाला गया था, अमेरिका डाला था, तो 6 अगस्त 1945 को सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पर डाला था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर डाला था, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। आपसे बार बार पूछा जाता है कि 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर जो बम फेंका था अमेरिका, उसका क्या नाम था, तो लिटिल बॉय करके नाम था उसका, आप याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो डाला था बम, उसका क्या था, तो फैटमैन नाम से उसने इसको बनाया था, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर देखें कि हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, तो फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन कौन है, तो न्यूक्लियर एटम बम जो है वो फ्यूजन है और हाइड्रोजन बम जो है फ्यूजन है, ठीक है। ये नाभिकीय संलयन इसको कहते हैं हिंदी में। जो सन एक एग्जाम्पल है, इस सन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। और सन में क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का फ्यूजन होता है, जिसके द्वारा देखते हो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम से भी स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं, वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है। वाष्पो उत्सर्जन का रेट जो दर मापा जाता है वो पोटोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, पोटोमीटर से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन का रेट जो है, दर जो है, मापा जाता है पोटोमीटर से, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी एविल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना उत्सर्जन का कुछ नहीं हो सकता, तो नेसेसरी एविल भी कहते हैं। तो H2 के खोजकर्ता कौन है, केवेंडिश, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। H2 के खोजकर्ता कौन है, केवेंडिश, H2 के खोजकर्ता केवेंडिश है। और N2 का नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कौन है,
खोज करता है रदरफोर्ड। और आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो हमारे वातावरण में है 78 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का खोज करता है रदरफोर्ड और 78% यानी कि 78% हमारे वातावरण में। O2 ऑक्सीजन की खोज करता कौन है, तो प्रिस्टले ऑक्सीजन की खोज करता। ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं, तो इसको तो आप याद रख सकते हैं कि प्रिस्टले एक 21% है। अच्छा, हम लोग छोड़ते क्या है, तो CO2 छोड़ते हैं, तो जिस इसकी वातावरण में कितनी प्रतिशत है, तो 0, कभी कभी प्रतिशत भी पूछ लेता है, तो 0.03% हमारे वातावरण में है। आर्गन का कितना है वैल्यू, तो 0.93% है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि वाटर गैस CO और H2 पानी और मोनोऑक्साइड मिलकर के वाटर गैस बनाता है, और मोनोऑक्साइड और N2 और H2 मिलकर के यानी कि मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के प्रोड्यूसर गैस है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए इतना से। कुछ प्रोटोकॉल है, इसको आपको याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, 1997 में। अब याद रखिए। और किस लिए हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग को काम करने के लिए हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए एक प्रोटोकॉल बुलाया गया था, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आया था और कम करने के लिए इस पर प्रोटोकॉल बुलाया गया था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 1987 में, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के 10 साल पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए बुलाया गया था। छः को कम O3 को कम करने के लिए, ठीक है। छः डिप्लीशन को कम करने के लिए, छः को कम करने के लिए बुलाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ओजोन क्या है, O2 जो होता है वो तो ऑक्सीजन होता है, और O3 जो होता है वो ओजोन होता है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है। और क्षय को कम करने के लिए, डिप्लीशन को कम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो सूरज की रोशनी जो आता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक लेयर होता है ओजोन लेयर, इसमें क्या हो रहा है, होल बन रहा है, यानी कि डिप्लीशन। इसी के लिए आया था 1987 को। ओजोन लेयर हमें हानिकारक यूवी रे से बचाता है, पैराबैग्निक किरणों से बचाता है, ठीक है। और इसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। जो रे सूरज से निकलता है, यहाँ मान लेते हैं कि ये सूरज है, ठीक है, तो जो रे निकल करके आ रहा है वो डायरेक्ट अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन है, आप ये ऐसे याद रखिए ना कि मच्छरदानी में अगर होल हो जाए तो उसमें जो मच्छर आएगा तो काटेगा ही ना। उसी तरह से एक लेयर है ओजोन लेयर जो कि मच्छरदानी का काम करता है, जो पैराबैग्नी जो हानिकारक रे होते हैं उसको रोकता है ये। और अगर इसमें डिप्लीशन हो जाएगा, इसमें क्षय हो जाएगा, छोटे छोटे डिप्लीशन हो जाए तो रे तो उससे पास हो जाएगा और डायरेक्ट कहाँ आएगा, तो हमारी स्किन पे आएगा। इसके क्या हो जाएगा, हमारे स्किन कैंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर की चौड़ाई मापने का यूनिट क्या होता है, ओजोन लेयर की चौड़ाई मापने का यूनिट क्या होता है, डॉप्सन यूनिट, ठीक है। याद रखिए क्या यूनिट होता है, डॉप्सन यूनिट। ओजोन लेयर में छेद होने का कारण क्या होता है, तो CFC होता है। और CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे AC से फ्रिज से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी के कारण डिप्लीशन होता है। और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था कि आप लोग कम कीजिए, किसका यूज कम कीजिए, AC का कम कीजिए। और इस पर जो प्रगति कर रहे हैं देश, उन्होंने कहा कि हम तो प्रगति कर रहे हैं, जैसे भारत डेवलपिंग कंट्री बोले कि हमको तो ज़रूरत है। और जो विकासशील और विकसित देश ने कहा कि हमको अब आदत हो चुका है। तो इस पर अभी बातें चल रही हैं, कौन कम करेगा कौन क्या करेगा। इसी को देखते हुए भारत ने भी एक्शन लिया है कि जो AC होता था 16 टेम्परेचर पर लोग करते थे, अब उसका मिनिमम टेम्परेचर 20 कर दिया गया है। जो भी AC बन करके आएगा उसका मिनिमम टेम्परेचर 20 रहेगा, इससे बिजली भी बचेगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर में छेद कहाँ देखा गया था, तो आर्कटिक सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था। और कौन देखा था, तो फोरमैन गार्डिनर और संकलिन। तो इनको आप याद रखिएगा, संकलिन को कब देखा गया था, तो 1985 में। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुला लिया गया था ओजोन लेयर पे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फोरमैन गार्डनर, ये दोनों नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन संकलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने आर्कटिक सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था। आगे कुछ और प्रोटोकॉल है उसको देख लेते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल,
ये कब बुलाया गया था? 2003 में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बुलाया गया था। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड ये भी है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि 22 मई को, ये भी आप याद रखिए कि 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 22 मई 1992 को, और क्यों बनाया जाता है? तो 22 मई 1992 को नैरोबी में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में तब से 22 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। स्टॉकहोल्म समिट 1971 में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में आया था। ठीक है, स्टॉकहोल्म समिट 1971 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसको कहते हैं। ठीक है, और साइट्स एक समिट हुआ था 1973 में, 71-72 याद रखिएगा। ये किसी हुआ था? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा कहते हैं पादप को, फोना कहते हैं जंतु को। पादप मतलब प्लांट की बात करते हैं, फोना मतलब एनिमल की बात करते हैं। तो उसमें एक कन्वेंशन हुआ था, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। जो भी स्पेसीज इंडेंजर्ड है, खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जो ये स्पेसीज हैं, उस पर ट्रेड बना कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, वानिकी दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा कि 22 मार्च को वाटर डे भी मनाते हैं, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, लेकिन पूरी तरह से जो कार्यरत हुआ था वो 1 अप्रैल से हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। वाटर एक्ट 1974, ठीक है। एयर पोल्यूशन एक्ट 1984, वायु प्रदूषण अधिनियम 1984, ये भी आपको याद रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, वो 1986 में आया था। ये बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में पूछा गया था। अर्थ समिट कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1992 को अर्थ समिट कब हुआ था? 22 अप्रैल 1982 को। और इसीलिए हम लोग मनाते हैं अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाते हैं। और ये कहाँ पर मनाया गया था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में मनाया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था और रियो डी जेनेरियो में, और इसी में एजेंडा 21 लिया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए 2021 तक प्रतिबद्ध होना पड़ेगा हम लोगों को। और अर्थ डे 22 अप्रैल को 1992 में, और इसी समय कहा था कि 2021 तक हम लोगों को पर्यावरण को संरक्षण करना है। तो इसमें आप कभी कभी पूछ लेते हैं कि रियो +5 का क्या मतलब है? तो 92 में शुरू हुआ था और 5 जोड़ दिए, 1997 का रियो जो सम्मेलन हुआ अर्थ समिट, और 10 पूछ देगा तो रियो 10 यानी कि 2002, 5 उसमें ऐड करते जाना है। ठीक है, आप लोग बार बार सुनते होंगे न्यूज़ में, चाहे आप पढ़ते होंगे तो सुनते होंगे रामसर कन्वेंशन। ये कहाँ है? ईरान का एक जगह है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था, और इसमें आर्द्र भूमि को लेकर के कन्वेंशन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए। और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी इसी 2 फरवरी को ही मनाते हैं हर साल। ठीक है, और इससे आपको क्वेश्चन आता है तो इन इंडिया 85 रामसर साइट, और अगर बिहार में पूछ देगा, बिहार का एग्जाम है, BSSC है, तो आपको 3 रामसर साइट याद रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में नागरनट्टी डैम को मिला है। ठीक है, ये भी याद। कांवर झील को भी मिला हुआ है बेगूसराय में। नागरनट्टी पक्षी अभयारण्य को मिला है, जो कि कैमूर में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का आपको बात कर ले तो 1973 में 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? टाइगर डे। कभी कभी ये पूछ लेता है, डे पूछ लेता है। इसी तरह प्रोजेक्ट लायन आया था, जो कि 1 साल पहले आया था। और कहाँ आया था? गुजरात के गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आया था। और 10 अगस्त को लायन डे भी मनाते हैं। तो 10 अगस्त को लायन डे, यानी कि 29 जुलाई को टाइगर डे और 10 अगस्त को लायन डे। लेकिन आया सबसे पहले कौन था? प्रोजेक्ट लायन आया था, यानी कि लायन को बचाने के लिए आया था। प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए आया था। तो प्रोजेक्ट लायन 1972 में और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। चलिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था एलिफेंट को बचाने के लिए। तो 12 अगस्त को, 10 अगस्त को लायन डे और 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है।
प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किसकी बात करते हैं, 1976 में आया था ये। और 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल को बचाने के लिए बात करता है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल क्रोकोडाइल और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। जो कि फ्रेश वाटर में रहता है वो ऐसा क्रोकोडाइल घड़ियाल के लिए और साल्ट वाटर के लिए। प्रोजेक्ट हंगुल क्या है, तो 1970 में जम्मू कश्मीर में ये लाया गया था। WWF एंड IUCN की मदद से लाया गया था। WWF क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंग्लैंड में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और लोगो इसका क्या है, तो पांडा है, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट। किसके लिए, प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट, उनकी रक्षा और उनके घर के रक्षा करने के लिए, ठीक है। IUCN क्या है, तो इसकी 5 अक्टूबर को हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को ये लाया गया था। IUCN की स्थापना हुई थी। और इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्लैंड में है। और इसकी और ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है और प्रकृति की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो WWF और IUCN दोनों याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट हंगुल 1970 जम्मू कश्मीर में है। तो आज के लिए वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, 21 मिनट का लगभग। तो आज के लिए ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इतना आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और इसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ से आने ही आने। जो भी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, जो कल चला आज चला, और 1-2-3 वीडियो और आएगा। 5 वीडियो में हम इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे वीडियो बना करके सारे को ख़त्म करेंगे। जो भी टॉपिक हमने 20 देखा है उसको ख़त्म करेंगे। तो इन सारे को पढ़ना है, ठीक है, सारे को बार बार रिविज़न करना है। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आपको ये जो तथ्य हैं, जो नॉलेज है बायोलॉजी का, वो इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एक जगह पे है, ये बुक में मिल जाएगा सब जगह, लेकिन आपको एक जगह पे मिल रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप कमेंट करें कि आगे भी वीडियो बनाना है, नहीं तो छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में, नोट्स बनाने में, फिर से इसको वीडियो बनाने में। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आगे हम भी मेहनत करेंगे। आप इसको प्यार दें, सपोर्ट दें और आगे बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए, आगे भी पूरा बायोलॉजी का चाहिए नोट्स, तो आप इसको बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर हमको चाहिए। उस कमेंट के आधार पर या आपके लाइक्स और शेयर के आधार पर ये वीडियो बनेगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आप लोग ही तय कीजिएगा। इसलिए धन्यवाद, थैंक्स, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।